पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती चली आ रही थी और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नंबर 1 रैंकिंग तक भी पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जैसा बॉलिंग अटैक किसी और टीम को मुयसर नहीं, तो दूसरी तरफ बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इमाम, फखर और बाबर मुसलसल स्कोर बना रहे थे, सेंचुरियां बन रही थी और पाकिस्तानी टीम पहली बार 300 का टारगेट देकर घबराती नजर नहीं आ रही थी। एशिया कप में इंडिया के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई तो हौसले कुछ और बढ़ गए थे। इंडिया के खिलाफ दूसरे राउंड के मैच से पहले कुछ हल्के फुल्के मसाइल लग रहे थे, जैसे इंडिया और बांग्लादेश की पहली 4 विकेटें जल्दी गिर जाने के बाद बड़ा स्कोर और फिर बांग्लादेश के खिलाफ लो टारगेट चेस करते हुए पाकिस्तानी टीम की स्लो बैटिंग और सबसे बड़ा मसला था पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग। लेकिन इंडिया के खिलाफ इस मैच में तो सब कुछ बदल कर रह गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जैसे बॉलिंग करना भूल गए और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस तो कुछ और भी खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तानी बैटिंग की बारी आई तो पिच में 360 के जाविये से तब्दीली आ चुकी थी। गेंद स्विंग, सीम और स्पिन हो रही थी और किसी पाकिस्तानी बैट्समैन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हार और जीत तो खेल का लाजमी हिस्सा है, लेकिन ऐसी हार हौसले भी पस्त कर जाती है और ये हार उस दिन की अकेली बुरी खबर नहीं थी। उससे भी बुरी खबर नसीम शाह का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना था। नसीम शाह जो लंका प्रीमियर लीग में भी अनफिट हुए थे, लेकिन जल्दी कमबैक कर लिया था, पर शायद यही जल्दी किया हुआ कमबैक ही नसीम शाह की क्रिकेट से तवील दूरी की बड़ी वजह भी बन गया। नसीम शाह के बाहर हो जाने से पाकिस्तानी टीम न सिर्फ एक बेहतरीन फास्ट बॉलर से महरूम हुई, बल्कि शाहीन अफरीदी अपने बॉलिंग पार्टनर से भी महरूम हो गए। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया के सामने अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होगा कि नई गेंद के साथ शाहीन अफरीदी का साथ कौन देगा। क्या वनडे में काफी अरसे बाद वापसी करने वाले हसन अली ये काम करेंगे या मोहम्मद वसीम जूनियर। वसीम काफी अरसे से टीम के साथ तो हैं, लेकिन इस साल उन्हें खेलने के मौके कम ही मिले हैं और जब खेले भी हैं तो बॉलिंग कम ही की है। तो क्या वर्ल्ड कप जैसे बड़े मौके पर ये दोनों अपने नर्व्स पे काबू रख पाएंगे। शाहीन के साथ नई गेंद से जो भी बॉलिंग करेगा उसकी परफॉर्मेंस शाहीन और हारिस बल्कि पूरी टीम के खेल पर असरअंदाज होगी। पाकिस्तानी टीम के लिए शाहीन अफरीदी का पहला स्पेल भी बहुत अहम है। शाहीन अफरीदी मुकम्मल तौर पे फॉर्म में हो, रिदम में हो, तो उनके हाथ में मौजूद सफेद गेंद जैसे मुखालिफ बैट्समैन पे जादू सा करके रख सकती है। फिर सामने चाहे रोहित शर्मा या विराट कोहली हो या बाबर आजम, नतीजा एक ही निकलता है। सामने खड़े बैट्समैन को मालूम है कि गेंद आगे गिरेगी, गेंद अंदर आएगी, गेंद पैड या विकेटों में लगेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यही शाहीन अगर रिदम में ना हो या अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद 1-2 ओवर्स विकेट ना मिले तो शाहीन में बेसब्री आ जाती है। फिर वो हर गेंद पर विकेट हासिल करना चाहता है और ऐसा बॉलर आजकल के बैट्समैनों के लिए हलवे से कम नहीं, जिसे वो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा खा जाना चाहते हैं। और ऐसा ही शाहीन हर गेंद पर विकेट हासिल करने की कोशिश में पिटता है और पिटता चला जाता है। हारिस रऊफ को पावर प्ले के बाद और आखिरी ओवर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि उसकी रफ्तार और बॉलिंग लेंथ के लिहाज से मुनासिब भी है। हारिस रऊफ उम्दा यॉर्कर्स, बेहतरीन बाउंसर्स और अच्छी सुस्त रफ्तार गेंदों से बैट्समैन पर हमला आवर होता है और अक्सर उसका ये हमला कामयाब रहता है। बस कभी कभार बैट्समैन हारिस रऊफ की गलतियों का इंतजार करने लगता है और ऐसा बैट्समैन खूब फायदे में रहता है, क्योंकि हारिस जब गलतियां करता है तो बेशुमार करता है। शाहीन हो या हारिस, दोनों बेहतरीन बॉलर्स हैं। बस उन्हें बॉलिंग कोच की तरफ से बेहतर गाइडेंस और कप्तान की जानिब से मौके की मुनासिबत से फील्ड सेटिंग की जरूरत है। पाकिस्तानी बॉलिंग का कमजोर पहलू पाकिस्तानी स्पिन बॉलर्स हैं, लेकिन क्या उन्हें स्पिन बॉलर कहना भी मुनासिब है या उन्हें सिर्फ सुस्त बॉलर्स ही कह लिया जाए, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी फैंस के मुताबिक शादाब और नवाज में अहलियत ही नहीं कि वो गेंद को स्पिन करवा सकें। नवाज तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और ऐसे बॉलर की गेंद कम ही स्पिन होती है, लेकिन शायद नवाज गेंद को उतना स्पिन करना भी भूल चुका है। शायद T20 क्रिकेट ज्यादा खेलने की वजह से नवाज ने गेंद को हवा देने और पिच से मदद हासिल करने जैसे पहलुओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही शादाब की बॉलिंग के साथ भी है, जिसे देखकर ख्याल आता है कि क्या ये वही शादाब है जिसने एक खूबसूरत लेग ब्रेक पे युवराज सिंह को LBW किया था। 2017 में वेस्टइंडीज में खेले गए T20 मैचेस में खेलने वाला शादाब अब कभी कभी ही दिखाई देता है। साथ ही शादाब की बॉलिंग में बहुत सी फुल टॉस गेंदें भी शामिल हो गई हैं, जो मुखालिफ बैट्समैनों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस का इन्हिसार किसी हद तक इन दोनों की बॉलिंग पर भी हो सकता है। बैटिंग में पाकिस्तानी टीम का इन्हिसार अपने टॉप 3 पर रहा है और इमामुल हक, फखर जमान और बाबर आजम ने टीम को मायूस भी कम ही किया है। तीनों ही कंसिस्टेंसी से स्कोर बना रहे हैं और पाकिस्तानी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फखर जमान वनडे क्रिकेट में बड़ी सेंचुरियां करने में मशहूर हैं और इसी साल के आगाज में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 सेंचुरियां बना चुके हैं, लेकिन इसके बाद से फखर के बल्ले ने रन उगलना बंद कर दिए हैं। फखर जमान अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और फिर एशिया कप में मुसलसल नाकाम रहे, ना रन्स बन रहे थे और ना ही क्रीज पे गुजारे वक्त के दौरान फखर कंफर्टेबल लग रहे थे। अब देखना यह है कि फखर को मजीद मौके फराहम किए जाते हैं या नहीं। एशिया कप के आखिरी मैच में अब्दुल्ला शफीक की एक उम्दा इनिंग ने पाकिस्तानी टीम के सामने एक मुतबादिल तो ला खड़ा किया है। अब्दुल्ला फखर की निस्बत बहुत स्ट्रेट बैट से खेलते हैं और इस तरह खेलते हुए भी मुनासिब स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर लेते हैं।
लेकिन क्या अब्दुल्ला फखर की तरह वनडे में बड़ी इनिंग खेल सकते हैं और फिर फखर जैसे स्ट्राइक रेट के साथ? इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी टीम इंतजामिया को वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले लाजमी हासिल करना होगा। अब्दुल्ला की टीम में शमूलियत से एक मजीद फायदा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है। इमाम उल हक, जिन्हें अवाम की काफी बड़ी तादाद पर्ची कहती रही है और कुछ लोग इमाम की शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद अब भी कहते हैं, पर इमाम ने इन लोगों की बातों का टेंशन दिए बगैर रन्स बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इमाम और बाबर की पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए कई मैचेस में अहम साबित हुई है। रवानी से खेलता इमाम उल हक अक्सर बाबर आजम की उम्दा कारकर्दगी का सबब बन जाता है और फिर इमाम जब स्कोर करता है तो कंसिस्टेंसी से करता है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इमाम की इसी कंसिस्टेंसी की जरूरत भी है। कप्तान बाबर आजम, जो कि कम ही आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, अभी तक वनडे क्रिकेट में बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और मजीद भी करेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बाबर आजम सेंचुरियों, रिकॉर्ड्स और रैंकिंग से आगे देखें। अप्रोच ऐसी रखें कि लगे कि टीम की फतह ही बाबर के लिए सब कुछ है। फिर बाबर की खेली हर इनिंग, बनाई हर सेंचुरी और तोड़े हर रिकॉर्ड का मजा दुगना हो जाएगा। आने वाले 1.5-2 माह बाबर आजम के करियर के लिए बहुत ज्यादा अहम साबित हो सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस उम्दा है और वो इस साल अच्छी एवरेज से रन्स बना रहे हैं। रिजवान को भी बाबर की तरह अप्रोच में तब्दीली की जरूरत है। सबसे पहले विकेटें बचाने वाली सोच को थोड़ा बदलना होगा। अपनी शॉट्स खुलकर खेलें, कामयाबी होगी तो खूब रन्स मिलेंगे, वरना अगले बैट्समैनों को मौका। रिजवान अपनी बेहतरीन स्वीप शॉट्स के साथ स्पिनर्स के खिलाफ काफी अहम साबित हो सकते हैं। मोहम्मद हारिस की रिजर्व्स में मौजूदगी का मतलब यही है कि छोटे मोटे फिटनेस मसाइल के साथ रिजवान को तमाम मैचेस खेलना होंगे। रिजवान के अलावा इफ्तिखार को भी इस साल बैटिंग के कुछ मौके मिले और इफ्ती मानिया ने इसका खूब फायदा उठाया। लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि इफ्तिखार को अक्सर बैटिंग के लिए नवाज और शादाब के बाद भेजने की क्या तुक है। इफ्तिखार बहुत उम्दा हिटर हैं, तेजी से रन्स बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें क्रीज पे कुछ वक्त गुजारने का मौका मिले तो बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं। साउथ स्किल को वनडे में मौका उनके श्रीलंका में उम्दा टेस्ट परफॉर्मेंस और बेहतरीन स्वीप शॉट्स की बदौलत मिला, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उन्हें वनडे क्रिकेट में कुछ खास बैटिंग प्रैक्टिस न मिल सकी। साउथ एक अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन क्या वो नंबर 5 पे मुनासिब रहेंगे जहां तेजी से रन्स बनाने की जरूरत रहेगी। सलमान आगा ने पिछले 1 साल से टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। सलमान की ऑफ स्पिन बॉलिंग से तो कुछ ज्यादा फायदा अभी तक नहीं उठाया जा सका, लेकिन सलमान ने उसी दौरान कुछ अहम इनिंग्स जरूर खेली हैं। सलमान के खेल की खास बात उनकी रिवर्स स्वीप्स भी हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन ये शॉट नहीं खेलता। पाकिस्तानी स्क्वाड को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि ये टीम अगर अपने मुकम्मल पोटेंशियल पर खेले तो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है। लेकिन जैसा कि बाबर आजम ने इंडिया रवानगी से कबल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बेहतरीन ऑन एंड ऑफ द फील्ड प्लानिंग, प्लान ए की नाकामी की सूरत में प्लान बी और प्लान सी सोच कर रखना और उस पर अमल करना, अप्रोच में पॉजिटिव चेंज और साथ ही कुछ गुड लक की जरूरत भी होगी। अगर दूसरी टीम्स की बात करें तो मौजूदा फॉर्म के मुताबिक इंडियन टीम की सेमीफाइनल में रसाई तो तकरीबन यकीनी लग रही है। तमाम इंडियन खिलाड़ी फिट और भरपूर फॉर्म में हैं। इंडियन टीम को अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल होगा और याद रहे कि पिछले तीनों वनडे वर्ल्ड कप मेजबान टीम ही जीती है। इंडियन टीम के अलावा इंग्लैंड की टीम भी इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। अगरचे 2019 वर्ल्ड कप से अब तक इंग्लैंड टीम का वनडे रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, लेकिन इसकी बड़ी वजह वनडे सीरीज के दौरान ज्यादातर अहम खिलाड़ियों का आराम रही है। जोफ्रा आर्चर के अलावा तमाम खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं और बेहतरीन बैटिंग पिचेस पे इंग्लैंड टीम की तरफ से कुछ रिकॉर्ड्स बनते टूटते दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया के खिलाफ भी सीरीज में शिकस्त का शिकार हो गई। ऑस्ट्रेलियन बॉलर शदीद पिटाई का सामना कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बड़े टारगेट्स चेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही ये सब बदल सकता है। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो वर्ल्ड कप्स में मुखालिफ टीमों को एक तरह से खाना शुरू कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओनली नेगेटिव पॉइंट यही है कि इस सेंचुरी में सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी थी और वो 2011 का वर्ल्ड कप था जो इंडिया और श्रीलंका में खेला गया था। न्यूजीलैंड की टीम, जिसे कम ही लोग सेमीफाइनल के लिए अहम कैंडिडेट समझ रहे हैं, लेकिन याद रहे कि न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम है जो पिछले 4 वनडे वर्ल्ड कप्स के सेमीफाइनल खेल चुकी है, पिछले 2 के फाइनल में पहुंची है और पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप्स के सेमीफाइनल तक पहुंची है और पहली टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम को नजरअंदाज करने वाली किसी भी टीम को आप चंद दिन बाद उनके खिलाफ शदीद स्ट्रगल करता देख सकेंगे। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस और श्रीलंका की एशिया कप में परफॉर्मेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक नोकिया की गैर मौजूदगी में कुछ कमजोर तो जरूर हुआ, लेकिन रबाडा और नगीदी अभी भी स्क्वाड में शामिल हैं और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन भी रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की टीम में अगरचे बड़े सुपरस्टार्स नहीं और उनके कैप्टन शानाका की अपनी परफॉर्मेंस भी मुनासिब नहीं, लेकिन श्रीलंकन टीम मुसलसल वनडे मैचेस जीत रही है और शानाका की उम्दा कप्तानी में भी कोई शक नहीं। अलबत्ता श्रीलंकन टीम अपने बेस्ट स्पिनर हसारंगा को जरूर मिस करेगी। पाकिस्तानी टीम 1975 से 1999 तक होने वाले 7 में से 5 वर्ल्ड कप्स के सेमीफाइनल तक पहुंची थी और इसके बाद होने वाले 5 वर्ल्ड कप्स में से पाकिस्तानी टीम सिर्फ एक बार ही सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकी है। पर इस सब में पॉजिटिव बात यह भी है कि ये 2011 वर्ल्ड कप की बात है जो इंडिया और श्रीलंका में खेला गया था।